हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि रोज रात 9 बजे हम सबकी ये होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके की क्लास चलती है, जिसमें बिल्कुल सिलेबस के आधार पर रोज रात में आपको 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेता हूं। और हम लोग थोड़ा एक घंटे में 100 क्वेश्चन पर आगे, इतना ही आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज किया कीजिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आपको तब फायदा देंगे जब आपकी थ्योरी तैयार होगी। और अगर थ्योरी तैयार नहीं है तो क्वेश्चन आप 1 लाख कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ध्यान दीजिएगा। रहेगा, उत्तर प्रदेश में वंदन योजना को किस तारीख को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। यह वंदन योजना है जो सती किसी भी नगरीय क्षेत्र में, किसी भी नगरीय क्षेत्र इत्यादि में, नगरीय क्षेत्र, नगर निगम इत्यादि के क्षेत्र में जो प्राचीन स्मारक इत्यादि होते हैं, उनमें जैसे सड़क इत्यादि बनाने का निर्माण, सड़क आदि का निर्माण करने की योजना, सड़क आदि का निर्माण करने की योजना है। वहां का कुछ अवसंरचना विकसित करने की योजना है। कैसी योजना है? अवसंरचना। इसे 10 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दी गई थी। इसे 10 अक्टूबर 2023। तो पूछेगा, वंदन योजना कहां की? उत्तर प्रदेश की। किससे संबंधित है? जो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्मारक है, वहां पर सड़क आदि अवसंरचना सुविधा का विकास करना, अन्य सुविधाओं का विकास करना, इसको उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कब मंजूरी दी है? 10 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दी है। कब मंजूरी दी है? 10 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दी है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? अटल युवा महाकुंभ ये 24 दिसंबर 2024 को, 24 दिसंबर 2024 को। अब सभी जानते हैं अटल जी की जयंती, अटल जी की जो जयंती होती है, अटल जी की जयंती जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को होती है। तो उससे एक दिन पहले 24 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 दिसंबर 2024 को अटल युवा महाकुंभ का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजन। दूसरे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? एक बीमारी होती है जिसको लेप्रोसी कहते हैं, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। तो इसका इसमें भी बताना है। अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस। जो कुष्ठ रोग की बीमारी है, कुष्ठ रोग, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे भैया? जीवाणु अथवा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जीवाणु अथवा बैक्टीरिया से। अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस ये प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को। कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो किसी भी आयु का कितने भी कम या ज्यादा कुष्ठ रोग से पीड़ित है, प्रति माह 3,000 रुपए, कितने रुपए की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार देती है? 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन देती है, सालाना 36,000 रुपए। और 12,000 रुपए ये अगर ऑपरेशन इत्यादि होता है उस समय दिए जाते हैं। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना ये कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश किसान मित्र, जैसे गांव गांव आपने बैंक मित्र देखे होंगे जो खाता आदि खुलवाने में मदद करते हैं, बैंक मित्र नहीं होते, इसी प्रकार याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लॉन्च हुई थी बहुत साल पहले। कब की बात है ये? 18 जून साल 2001 को। 18 जून साल 2001 को। आपसे पूछ लेगा कि भाई जो पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको कब और कहां से लॉन्च किया गया था? इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया था? कोई बताएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया था? तो लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसे 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से।
जिसमें प्रति वर्ष 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, लाभार्थी किसानों को। और कितने? 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों में, 2-2 हजार की 3 किस्तों में 6,000 रुपए। हाल ही में 21वीं किस्त दी गई है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान ये कब आरंभ किया गया? जीरो पॉवर्टी मतलब शून्य गरीबी अभियान, ये कब प्रारंभ किया गया था? 2025 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन से, 14 अप्रैल 2025 बाबा साहब की जयंती के दिन से इस योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी योजना कर दिया गया है। जीरो पॉवर्टी अभियान या जीरो पॉवर्टी अभियान नाम कर दिया गया है। जब ये लॉन्च की गई थी तो ये साथी याद रखेगा, पिछले साल 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी, गांधी जयंती के मौके पर। 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई और 2025 14 अप्रैल नाम बदलकर बाबा साहब के नाम पर कर दिया गया। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव के 15 से 20 परिवारों की इनकम को बढ़ाना, जिससे वो प्रति माह कम से कम 10,000 रुपए इनकम और सालाना लगभग वो 1.25 लाख सालाना इनकम तक पहुंच जाए, उनकी पूर्ण गरीबी दूर हो जाए। इसी को नाम दिया गया जीरो पॉवर्टी अभियान। एक गांव है जालौन डिस्ट्रिक्ट में, राघोली, राघोली करके गांव है उत्तर प्रदेश के जालौन में। कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश के जालौन में। ये उत्तर प्रदेश का पहला जीरो पॉवर्टी गांव बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो पॉवर्टी गांव। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश का पहला जीरो पॉवर्टी गांव कौन बनाए, तो आप क्या उत्तर दोगे? उत्तर प्रदेश का पहला जीरो पॉवर्टी गांव जालौन जिले का राघोली गांव, जालौन जिले का राघोली गांव। योजना कब लॉन्च की गई थी? 2 अक्टूबर 2024। बाबा साहब के नाम पर योजना का नाम कब पड़ा? 14 अप्रैल 2025 से। पांचवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पांचवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? आप जानते 4 बौद्ध संगीति हुई। भाई कितनी बौद्ध संगीति हुई है? 4 बौद्ध संगीति हुई है, ध्यान दीजिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी कई बार मैंने बताई है, इनकी साल बताइए। पहली 483 बिफोर क्रिस्ट, दूसरी 383 बिफोर क्रिस्ट, तीसरी 250 बिफोर क्रिस्ट और 72 एडी चौथी। ये जो चौथी कनिष्क के समय पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। यहां पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। जो हीनयान संप्रदाय है ये भगवान गौतम बुद्ध जी की देवता के रूप में पूजा नहीं करता, मूर्ति पूजा नहीं करता। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। कन्या विद्याधन योजना, कन्या विद्याधन योजना ये किस राज्य की सरकार द्वारा संचालित की गई थी? कन्या विद्याधन योजना। देखिए ये जो योजना थी सबसे पहले 2012 में आई। ये योजना कब आई? सबसे पहले 2012 में। वर्तमान में ये योजना चालू नहीं है। इसकी जगह उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना, वर्तमान में बच्चियों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित ना हो, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित ना हो, वर्तमान में सुमंगला कन्या योजना लागू है। सुमंगला कन्या योजना। उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लागू है? सुमंगला कन्या योजना लागू है, जिसमें 25,000 रुपए की धनराशि ये प्रत्येक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के लिए दी जाती है 6 चरण में। तो कन्या विद्याधन योजना ये 2012 की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी। पहले कभी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको रख दिया। पूछा है उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल, ये किसके सशक्तिकरण के लिए? निर्भया एक पहल ये मिशन शक्ति के अंडर ही थी। ये याद रखिएगा, ये जो पहल शुरू की गई थी ये मिशन शक्ति के अंडर ही शुरू की गई थी। मिशन शक्ति का पहला चरण, मिशन शक्ति का पहला चरण ये अक्टूबर 2020 में
17 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया और अभी हाल ही में 22 सितंबर 2025 को इसका 5वां चरण शुरू किया गया। तो मिशन शक्ति के अंदर ही ये निर्भया एक पहल नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं को उद्यमिता सिखाने से संबंधित थी, महिलाओं को उद्यमी बनाने से संबंधित थी। प्रत्येक जिले में 1000 महिलाओं को उद्यमी, प्रत्येक जिले में 1000 महिला उद्यमी या 1000 महिला उद्यम स्थापित करना इस योजना का उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में 1000 महिलाएं अपना काम धंधा करें, उनकी ट्रेनिंग, उनको लोन आदि सरकार मुहैया कराई। तो इसके लिए मिशन शक्ति के तहत ही, क्योंकि मिशन शक्ति पहले सुरक्षा से जुड़ा था, अब सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, ये सब मिशन शक्ति के अंडर है। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के किस शहर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? यहीं पर याद रखिएगा 1997 में, यहीं पर 1997 में 1857 की क्रांति की याद में, 1857 की क्रांति की याद में शहीद हुए भारतीयों के लिए शहीद स्मारक है। यहां पर एक स्मारक भी है, शहीद स्मारक। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी 60,244 भर्ती में कि उत्तर प्रदेश में शहीद स्मारक कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा मेरठ में। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ से क्रांति की शुरुआत। लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? लखपति दीदी योजना, इसमें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अपना कोई काम धंधा, अपना कोई स्वरोजगार स्थापित कर सकें, जिससे उनकी इनकम में वृद्धि हो और वो लखपति बन जाएं। तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये भी महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना है। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, 10वें का उत्तर सी। भारत के पहले वेब्स समिट या वेब्स सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले वेब्स सम्मेलन का उद्घाटन आपसे पूछा है कि भारत के पहले वेब्स समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेब्स समिट का उद्घाटन, इसी में याद रखिएगा यह कहां पर आयोजित हुआ था? इसका स्थान था मुंबई। इसका स्थान क्या था? मुंबई। यह भारत का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट था, जिसमें वर्ल्ड में ऑडियो वीडियो इन सब में क्या तरक्की हुई है, इसको लेकर एक शिखर सम्मेलन उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। यहीं पर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इसी में आपसे पूछ लेगा विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसी में आपसे पूछ लेगा बच्चा विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसी में पूछ लेगा विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखा वर्ल्ड थिएटर दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि संगीत दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन, भारत का पहला वेब सम्मेलन, नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन। स्थान क्या था? मुंबई। स्थान क्या था भैया? मुंबई। अच्छे से याद रखेगा। प्रश्न संख्या 12, 2 अक्टूबर 2025 को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, ग्रीन इकोनॉमी समिट, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता हो। यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो जाती है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। जबकि मुद्रा हो जाती है दिरहम। भाई इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर दिरहम। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। और जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े अंतिम प्रयास से, बिना थ्योरी ये कहीं भी कोरे कागज पर लिख लो, इस बार होमगार्ड का भी पेपर नहीं निकलेगा। और जब साथी पेपर दे के आओगे तब पछतावा होगा कि काश ये टॉपिक में एक बार पढ़ लेता। जितने बच्चे इसमें एप्लीकेशन वाले हैं, एक बार सबके सब दिल दे के इनको बता दो कि कितना मजा आ रहा है। और केवल 2 दिन क्लास हुई है। हैंड रिटन नोट्स, थ्योरी नोट्स, क्लास में समझाना, याद कराना, थ्योरी पढ़ा के 4-5 क्वेश्चन पूछना, बार बार लिख लिख कर याद कराना। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर आपका कोई साथी मित्र आप हैं तब बच्चा उसमें 99 रुपए का है, वो है ही नहीं उतना ज्यादा, इसलिए कि आप लोगों के पास ये अंतिम चांस था। आप लोगों के पास उसके बाद में मौके नहीं थे, तो कोशिश करके आप जुड़िए, पढ़िए, बहुत आपको उसमें फायदा मिलेगा। यह पूछा 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। आसियान एक साथी ग्रुप है, इसमें 11 देश हैं। 1967 में बना था। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में इसका 11वां सदस्य देश जो बना है वो तिमोर लेस्ते करके एक देश है, वो इसका 11वां सदस्य बना है। तो याद रखिएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में 2025 का 46वां 47वां दोनों शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, विश्व महासागर दिवस भी बताना, विश्व महासागर दिवस। तो जो सम्मेलन है, सम्मेलन समारोह, ये आपके पेपर में है या नहीं है? बिल्कुल है, अलग से जोड़े गए। तो ये फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। फ्रांस के नीस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है। महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की मेजबानी किस शहर ने की है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भारत में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत के गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, तो इसकी जो 8वीं महासभा है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 8वीं महासभा। तो जो अंतिम प्रयास बैच बच्चा मात्र 99 रुपए का है, अभी कुछ ज्यादा नहीं छूटा है। आप आराम से जो उसमें हम लोग पीडीएफ डलवाते हैं उससे कवर कर सकते हैं। इवन करंट अफेयर इत्यादि का भी हैंड रिटेन, उस पर 25 क्वेश्चन डेली। और जब ये 3-4 महीने धीरे धीरे पढ़ोगे तो एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। बस तुम क्लास पर ध्यान दो, बिना थ्योरी के कुछ भी नहीं है। तुम सोचो कि भाई सीधा कोई सोशल मीडिया का क्वेश्चन आ गया, कोई योजना आ गई, तो भटकोगे योजना में, लेकिन पेपर में वो काम ही नहीं आएगी क्वेश्चन की। अगर वही अच्छे से पढ़ी होगी लिखकर थ्योरी में तो जरूर काम आएगी। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो भूकंप को 2 तरीके से मापा जाता है। एक है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है ये 1 से 10 तक सामान्य तौर पर होता है। 1 से 10 तक सामान्य तौर पर, और इसमें 1 से लेकर 2 से लेकर 3, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे बढ़ जाता है। ये साथी लोगरिथमिक स्केल है। ये अब जब नेक्स्ट उस पर जाते हैं तो 10 गुना भूकंप की पावर बढ़ जाती है। उसी तरह दूसरा होता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल ये नापता है कि भूकंप का प्रभाव कितना है, कहां पर साथी भूकंप ने कितना नुकसान पहुंचाया है, कम धरती हिली, ज्यादा धरती हिली। मर्केली में जो होता है वो 1 से 12। तो ये मर्केली का पूछ रहे हैं। 1 से 12 आपका बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, तो कबीरदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, इन सब का जन्म
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। इनमें से कौन सा जीव जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के क्षरण में मदद करता है? जैसे मान लेता हूं रोटी, या ऐसे दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक होते जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल, और एक होते अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक आदि जो होती है, तो प्लास्टिक को बैक्टीरिया इत्यादि जो होते हैं वो कोई खाते थोड़ी ना है, प्लास्टिक तो ऐसी की ऐसी बनी रहती है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा किसी सब्जी के पत्ते इत्यादि हो गए या कोई खाना हो गया बचा हुआ, आप फेंक दो, कुछ दिनों बाद आपको गायब मिलेगा, क्योंकि वो सब मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, तो जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के क्षरण में मदद करते हैं। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची की किस लिस्ट में आता है? आर्थिक नियोजन ये 7वीं अनुसूची की किस लिस्ट में आता है? जैसे याद रखिएगा, परमाणु, बीमा, बैंकिंग, ये सब संघ सूची में, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में, जबकि पुलिस लोक व्यवस्था किस में आती है? ये राज्य सूची का विषय है। 19 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा के तहत किया गया था? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसमें 47 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, धारा 5A के तहत। 1909 में, जुलाई 1909 में सर कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? वर्ष 1909 में सर कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? याद रखिएगा, मदन लाल धींगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल धींगरा के द्वारा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये ग्रीन हाउस गैस वो है जो ऊष्मा को सोखकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये ऐसी गैस है जो ऊष्मा सोख लेती है। ऊष्मा समझते हो? जो सती हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। CH4 मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह देते हो, नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? इसमें किसे आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं? इंस्टाग्राम में लाइव तो इसमें भी है, लेकिन आप सब तो नहीं कर सकते। जो वीडियो कॉल की सुविधा होती है, मतलब एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये तो वीडियो कॉल पर ही संभव है ना। तो जो स्काइप करके हुआ करती थी, इस पर वीडियो कॉल संभव थी। इस पर वीडियो कॉल, कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? बेटा कुलदीप, आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वो लॉगिन करा देंगे। एक बार सबके सब व्हाट्सएप पर शेयर कर दो कि हम अपने गुरुजी के साथ मेहनत कर रहे हैं। ओके सर, देखिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तीनों है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम ने महिलाओं की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन से 2 अभियान शुरू किए? इंस्टाग्राम ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित इसमें कौन से 2 अभियान शुरू किए हैं? इनमें कौन से 2 साथी अभियान शुरू किए हैं? इनमें कौन से 2 अभियान शुरू किए गए हैं? किसके द्वारा शुरू किए गए? कहोगे सर इंस्टाग्राम के द्वारा। तो वही पूछा है, इंस्टाग्राम के द्वारा इनमें से कौन से 2 अभियान ये महिलाओं की सुरक्षा आदि से संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा आदि से संबंधित है, तुरंत बताइए। सेफिस्टी और माइलो, याद रखिएगा, इंस्टाग्राम ने ये 2 कुछ अभियान शुरू किए हैं, 2 कुछ अभियान शुरू किए हैं। ये बताइए किसने इसकी स्थापना की थी? किसने इसकी स्टार्टिंग की थी? किसने इसकी स्टार्टिंग की थी? इसने किसकी, इसमें किसकी, इसमें थोड़ा सा ये सेफिस्टी और माइलो करके फिर इसको देखेंगे। माइक क्रीगर, माइक क्रीगर
माइक क्रीगर और दूसरा था, याद रखिएगा, केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम, इन दोनों के द्वारा इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। कब? साल 2010 में। क्योंकि व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। स्नैपचैट कब आई? 2011 में। इन दोनों के बीच में इंस्टाग्राम आया 2010 में। इंस्टाग्राम का जो पुराना नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, उसका नाम था बर्बन। इसका पुराना नाम क्या था इंस्टाग्राम का? बर्बन इसका पुराना नाम था। 25 का भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का गठन, हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब हुआ? और यह संस्था कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा 1976 में, 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन हुआ है। यह भारत भारती पुरस्कार देती है। यह संस्था कौन सी अवार्ड देती है? यह भारत भारती अवार्ड देती है। माई लाइफ माई मिशन, यह किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन, यह निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन, इनमें से किसकी? देखिए, अगर पूछे लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो इनकी है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? गांधी जी की। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय, मतलब 4 फरवरी 1922 के समय, 4 फरवरी 1922, ये 1921 से लेकर 1926 तक रहा। 1921 से लेकर 1926 तक रहा। याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग, जो रीडिंग है, ये उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ये पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति विज्ञान, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। जबकि मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? मेगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है। 29 का उत्तर है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा कितना है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें उद्योग का हिस्सा, क्योंकि अब 45% के आसपास, कहो तो 47% के आसपास ये सर्विस उद्योग, सेवा उद्योग की भागीदारी सबसे ज्यादा है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा लगभग 27% है। कितने परसेंट है? 27। प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था? प्रकाश बल्ब का आविष्कार इनमें से किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। थॉमस एल्वा एडिसन, प्रकाश बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन। इनमें से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक ख्याल डांस का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक ख्याल डांस का रूप नहीं है? देखिए, दीवारी तो अपने आप में बुंदेलखंड का एक नृत्य है। दीवारी नृत्य अपने आप में बुंदेलखंड का एक नृत्य है। दीवारी नृत्य अपने आप में बुंदेलखंड का एक नृत्य है। 32 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको दान कर सकता है, सबको खून दान कर सकता है? तो यहां पर याद रखेगा, कार्ल लैंडस्टीनर। 1930 में इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला है। होम्योपैथी का आविष्कार, विश्व होम्योपैथी दिवस भी बताइए। होम्योपैथी का आविष्कार, प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी। हेनीमैन करके थे, डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन, जर्मनी के, उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। यूरेनियम तत्व की खोज किसने की थी? उत्तर प्रदेश में ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। एटॉमिक नंबर होता है 92। इसको परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मार्टिन क्लेप्रोथ करके एक व्यक्ति थे, मार्टिन क्लेप्रोथ करके व्यक्ति थे जिन्होंने यूरेनियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी और रेडियम की खोज की थी। 35 का उत्तर ए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए सबके सब। ये जो एक्स्ट्रा आपको दिन दिवस लिखवाता चलता हूं,
ये एक्स्ट्रा ऐसे नहीं लिखवाता, इसकी वैल्यू है, इनको पढ़ते चलना, फिर मत कहना। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क, इंटरनेशनल कस्टम डे पूछा है, इंटरनेशनल कस्टम डे पूछा है। क्या पूछा भैया? इंटरनेशनल कस्टम डे पूछा है। तो जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है उस दिन इंटरनेशनल कस्टम डे। शहीद दिवस भारत में कब मनाया जाता है? देखिए 23 मार्च सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, और 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। तो दोनों आ जाएं तो 30 जनवरी उत्तर लगा देना। इनमें से पूछा है भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहां स्थापित किया गया था? 1965 में भारत का पहला सेज तो कांडला गुजरात में, कांडला बंदरगाह जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इनमें से कौन सा मधुमेह दिवस, डायबिटीज दिवस, जिसको मधुमेह, तो जिस दिन भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, चीनी से डायबिटीज होती है, तो 14 नवंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, 14 नवंबर। जापान की राजधानी मुद्रा बताइए, जापान की राजधानी मुद्रा, देखिए हनोई वियतनाम की होती है, जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो, जबकि मुद्रा क्या है? येन हो जाती है। कनाडा की राजधानी बताइए, इनमें से सबके सब खींचकर उत्तर दे दो। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा याद रखिएगा, यह कनाडा की राजधानी हो जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना, सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना यह कब की गई थी? तो 1972 में उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय। किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में पद्मश्री मिला? 1972 में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा एक्ट भी आया था। उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा एक्ट आया है, बेसिक शिक्षा एक्ट कब आया है? 1972। इसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा वाले टॉपिक में पढ़ोगे एप्लीकेशन पर, अंतिम प्रयास बैच में ये एक एक टॉपिक पढ़ोगे, सारे स्पेशल जी के जितने हैं। रविचंद्रन अश्विन राष्ट्रपति को कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति से संबंधित है, कि राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकते हैं, ये अनुच्छेद 240 है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन थे? तो पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अगस्त 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, 40 का ए। भौतिकी में आजीवन योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए भौतिकी में उनके आजीवन योगदान के लिए जयंत विष्णु नार्लेकर। पूछा है कोवलम बीच, जिसे 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो कोवलम द्वीप ये किस राज्य में स्थित है? कोवलम द्वीप जो है ये किस राज्य में स्थित है? कोवलम द्वीप जो है ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आंध्र प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निदेशक को कैंटन आर मिलर पुरस्कार मिला है? किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को, मतलब जिन्हें ये अवार्ड मिला है, वो इनमें से किस नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क की। किन्हें भैया? काजीरंगा नेशनल पार्क की। ये पहली भारतीय जिनको कैंटर आर मिलर पुरस्कार मिला है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? कैंटर आर, ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है।
डॉक्टर सोनाली घोष, इनका नाम क्या है? पहली भारतीय, डॉक्टर सोनाली घोष, पहली भारतीय हैं डॉक्टर सोनाली घोष। 50 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? 15, और जजों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? 15, जजों का कार्यकाल 9 वर्ष। यह कहां पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग शहर में। कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची का विषय नहीं है? इनमें से एक राज्य सूची का विषय नहीं है। मत्स्य पालन, कृषि, सट्टेबाजी, बीमा जो है यह संघ सूची का विषय होता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लुप्त प्राय पौधों की यह किस प्रकाशन के रूप में प्रकाशित करता है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1964 से, कब से? 1964 से IUCN द्वारा एक रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है। ऐसी एक रेड डेटा बुक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भी प्रकाशित करता है, जो कि कोलकाता में स्थित है। कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पूछा है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 5 स्थायी और 10 इसमें अस्थायी होते हैं। अस्थायी का 2 वर्ष का कार्यकाल होते हैं, जबकि 5 यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन 54 का सी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का हेडक्वार्टर यूनिसेफ 1946 में बना। यूनेस्को पूछता तो पेरिस में हेडक्वार्टर यूनेस्को। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, IMF और नासा का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, UN वीमेन, इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, यह मानवाधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय NGO है। यह मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय NGO है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर यह लंदन में स्थित है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से एक सार्क। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। 1985 में सार्क का गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 8। 1985 में गठन। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान तीनों हैं, चीन नहीं है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु बताइए। नेपाल का राष्ट्रीय पशु वॉलीबॉल इनका राष्ट्रीय खेल है, जबकि गाय राष्ट्रीय पशु हो जाता है। कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सब के सब साझा करते हैं। पूछा है, भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान सीमा की सबसे कम लंबाई है। किस अधिनियम को भारत में गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए लाया गया है? गैर कानूनी गतिविधि, इसको 1967 में लाया गया। इस कानून के जरिए सरकार आतंकवादियों को घोषित करती है, आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करती है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, UAPA बोल देते हैं शॉर्ट में, 1967 UAPA। पूछा, मीसा कानून किससे संबंधित है? यह 1971 में आया और यह 1977, मतलब इस कानून के जरिए आपातकाल में बहुत अत्याचार हुए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मीसा कानून ये निवारक निरोध में लेने वाला कानून था। अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा को, राज्यों की सुरक्षा को खतरा है, उसे निवारक निरोध में ले लिया जाता था। इसकी जगह फिर NSA आया। आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां आए, उनमें कौन सी चुनौती शामिल नहीं है? तो आंतरिक सुरक्षा मतलब देश के अंदरूनी हिस्सों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसमें साइबर सुरक्षा, सीमा का प्रबंधन, केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन। जो टैक्स चोरी है, ये तो सती आर्थिक अपराध है, ये आंतरिक सुरक्षा का विषय नहीं है। नकली नोट, ड्रग्स, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये सब। कोबरा बटालियन ऑफ CRPF, इसका गठन किस खतरे से निपटने के लिए?
कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, लिख लीजिएगा। इसकी वर्तमान में 11 बटालियन है, अभी 11वीं जम्मू कश्मीर में रेस की गई है। 2008 में साथ ही इसकी स्थापना हुई है। नक्सलवाद और माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए कमांडो। NICFS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है। और जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, उससे मान्यता प्राप्त है। गांधीनगर गुजरात नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, राष्ट्रीय अपराध एवं न्याय विज्ञान संस्थान, ये दिल्ली में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड, चाहे वो अन्य जज के पद से रिटायर हुआ हो या वो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, कहां का भैया? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज ये अध्यक्ष बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी रिटायर्ड जज, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश है या कोई अन्य न्यायाधीश, होना चाहिए रिटायर्ड। पूछा है उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य, उत्तर प्रदेश का झूला, गांव देहात में झूला झूलते, आपको याद है भाई? गांव देहात में आपको याद होगा सब लोग क्या करते थे? झूला झूलते थे। तो वही आपसे पूछा है कि जो झूला नृत्य, तो बारिश के मौसम में, सावन के महीने में, सावन के महीने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा है। NHRC 12 अक्टूबर 1993 को बना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भागो मत, इसे पढ़ के जाओ, रेंट निकल जाएगी पेपर में। ICRC की स्थापना कब हुई थी? आपको यह भी बताना है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये सती आपदा, युद्ध आदि की स्थिति में, आपदा, युद्ध आदि की स्थिति में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, मानवीय सहायता के लिए। इसको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है, 3 बार शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसको हेनरी डुनांट के द्वारा, ये पहले व्यक्ति थे जिनको शांति का नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। हेनरी डुनांट के द्वारा 1863 में जिनेवा में, याद रखिएगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है। जबकि प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को। 69 का सी आपका बिल्कुल सही है। विवाह और परिवार का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में? कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का और फैमिली बसाने का अधिकार है। ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 30 अनुच्छेद हैं। इसकी थ्योरी की क्लास में याद करवाया था मैंने। ये एप्लीकेशन पर एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 30 के 30। तो 14 में आ जाता है शरण लेने का अधिकार, 15 में आ जाता है राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता का अधिकार, 16 सोमवार व्रत करोगे तो शादी होगी। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 16 में विवाह आ जाता है। किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? तो जिले का जो पुलिस बल है, जिले के अंदर सभी पुलिस, उनका चीफ कौन होता है? किस रैंक का अधिकारी? एसपी अथवा एसएसपी। छोटे जिलों में एसपी पुलिस अधीक्षक, बड़ों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। एक थाने के पुलिस अधिकारी को यह किसमें परिभाषित किया गया है? एक थाने के पुलिस अधिकारी को किसमें? याद रखिएगा, पहले सीआरपीसी हुआ करती थी,
अब इसकी जगह बीएनएसएस हो गई है। तो बीएनएसएस की परिभाषाओं में थाने के इंचार्ज को, या जो एक पुलिस ऑफिसर होता है थाने का, उसकी परिभाषा है। आयकर विभाग का जो अपर आयुक्त होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडिशनल कमिश्नर, ये पुलिस के किस रैंक के बराबर होता है? ये पुलिस के किस रैंक के बराबर? याद रखिएगा, आईजी रैंक के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? यूपी एसटीएफ का गठन। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में एसटीएफ। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन कब किया गया था? 1998 में, 1998 में। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2025-26 में कितनी अनुमानित वृद्धि है? जब बजट आया तो इसमें कितनी अनुमानित वृद्धि का क्या अनुमान लगाया गया है? इसमें भैया क्या अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा 12% का। कितने परसेंट का? 12% का। 2025-26 में उत्तर प्रदेश में जो राजस्व अधिशेष है, रेवेन्यू सरप्लस, ये ग्रॉस राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा लगभग ये 2.6% है। कितना? 2.6%। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व किससे आता है? उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व किससे आता है? तो याद रखिएगा जो राज्य जीएसटी होती है, इससे सर्वाधिक राजस्व उत्तर प्रदेश को आता है। ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से तुम लोग क्रम से पढ़ोगे थ्योरी में। इतने बढ़िया नोट्स दूंगा और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन। तो जो अंतिम प्रयास में जुड़ गए तुम लोग, एकदम जितना करा रहे हैं ना डेली, उससे प्रॉमिस करो कि भैया 10-10 मिनट रोज रिवाइज। अभी क्लास के बाद में सोने जाओ तो एक बार 5-5 मिनट में दोहरा के चले जाओ, दोहरा लो उसको। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस भारतीय टीम ने जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। क्यू शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? PUE, ये बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू। प्रथम विश्व भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये किस वर्ष आयोजित की गई थी? वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो ये 1891 में प्रथम वेट लिफ्टिंग। फ्री स्टाइल स्केटिंग में 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है जानवी जिंदल। फ्री स्टाइल स्केटिंग जो होती है पैरों में पहिए लगाकर, 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, ये मलेशिया में आयोजित होता है। कहां पर होता है? मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह, इसमें हमने सिल्वर मेडल, मतलब सेकंड स्थान। चमड़े का व्यापार मुख्य कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार मुख्य रूप से कहां पर होता है? तो याद रखिएगा कानपुर में चमड़े का मुख्य व्यापार। किस शहर को सुहाग नगरी, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जहां साथी चूड़ियां, जिसे हम लोग फिरोजाबाद कहते हैं, कांच की चूड़ियां। लठमार होली का आयोजन ये कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार आयोजन, तो ये बरसाना, वृंदावन, मथुरा में किया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोला गोकर्णनाथ मेला, मैंने मेले के लगभग 50 से 60 मेले, उत्तर प्रदेश के 50 से 60 मेले की लिस्ट बनाई है बहुत अच्छे से, उसको ट्रिक से याद करा दूंगा, समझे मेरी बात। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। कहां पर? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? 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 उत्तर प्रदेश राज्य की, अच्छे से याद रखिएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू।
ये पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यहां पर खिचड़ी मेला लगता है। गोरखपुर किस नदी के तट पर? सर्वाधिक बारिश भी गोरखपुर में होती है, राप्ती नदी के तट पर। बुक्सा जनजाति इनमें से किस जनपद में नहीं पाई जाती है? जो बुक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में पाई जाती है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई जाती। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान ये किस घराने से संबंधित है? उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान बनारस घराना संगीत का भी था और नृत्य का भी था। आगरा घराना संगीत का, रामपुर घराना, तो रामपुर सहसवान घराने से उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान ये रामपुर घराने से संबंधित थे। कथक की अवधारणा में ठुमरी का प्रयोग किसने किया है? ठुमरी के गीतों पर, जो ठुमरी अर्धशास्त्रीय गीत होते उन पर कथक, ये महाराज बिंदादीन जो कि लखनऊ घराने के संस्थापक थे, संस्थापकों में से एक शुरुआत में, कालका बिंदादीन घराना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से? और एबीसीडी पढ़ लो और इसका गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखिए, बिहू असम का, घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात का। ठीक है भैया। राउत नाच करके जो है ये छत्तीसगढ़ का, भांगड़ा पंजाब का, राउफ जम्मू कश्मीर का, लावड़ी महाराष्ट्र, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। तो तीन तो अपने आप ही हट गए, एक ही बच गया, चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला, कर्मा और पांडव ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। लगभग 15 से 20 लोक नृत्य भी बनाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अलग, बुंदेलखंड के अलग, अवध क्षेत्र के अलग, उनको भी करा दूंगा। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? इनमें से कौन सा स्थान है जिसमें मुड़िया मेले का आयोजन होता है? इनमें से किस स्थान पर मुड़िया मेले का आयोजन होता है? इसमें से किस स्थान पर मुड़िया मेले का आयोजन होता है? इसमें से अच्छे से याद रखिएगा, किस स्थान पर मुड़िया मेले का आयोजन होता है? तो कहोगे सर ये कन्नौज में। कहां पर भैया? कन्नौज में। कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? और यह सोनभद्र जिले में आता है। एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र, यहां पर हिंडाल्को कंपनी एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, हिंडाल्को की एल्यूमिनियम प्लांट है। एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र। पूछा है कौन सा खनिज प्रयागराज जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? इलाहाबाद की करछना तहसील में पाया जाता है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो वहीं से साथी उत्तर देना, क्योंकि इसको गिलास सैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिलास सैंड। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिशत तो 48% के करीब, भारत का पूरा भारत 51% पुरुष। यहां पे 47.71% महिला है, 43.71 और 52 जिससे आप लोग दोनों कह सकते हो, 52.29, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 53। 52.29% ये उत्तर प्रदेश में पुरुष है और 47.71% उत्तर प्रदेश में महिला। पूछा है गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गारो पहाड़ियां ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गारो पहाड़ियां ये मेघालय। गारो खासी जयंतियां, जबकि 96 का उत्तर भी। कहा नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? मतलब वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर, किसके सर्वे के डेटा के आधार पर? याद रखिएगा, एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल को, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसको उर्वरक के रूप में इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है?
इनमें से साथी किस में नील हरित शैवाल को उर्वरक के, क्योंकि नील हरित शैवाल क्या करता है, ये एक प्रकार से आप कहोगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो जो लोबिया का उत्पादन होता है, किसका भैया, जो लोबिया का उत्पादन होता है, जो लोबिया का उत्पादन होता है, इसमें ग्रीन एल्गी, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसका प्रयोग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, या फिर धान, तो याद रखिएगा धान में साथी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया जाता है। महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। महावीर जूट मिल उत्तर प्रदेश की एकमात्र, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र, ये कहां पर है, महावीर जूट मिल्स। इसका आपको होमवर्क में उत्तर दे देना। कौन शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, पंडित राम नारायण। ये याद रखिएगा, शहनाई से संबंधित ना होकर सारंगी से संबंधित है। पंडित राम नारायण सारंगी, अली अहमद हुसैन, कृष्णराम चौधरी, बिस्मिल्लाह खान, ये सब शहनाई से संबंधित है। 99 का उत्तर आपको होमवर्क में देना है। जितने भी साथी हैं जो पहली बार आए इस चैनल पर एग्जामपुर पर, सबके सब एग्जामपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास को लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके सबके सब बताना। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके की क्लास होती है। कुछ छोड़ो कुछ मत लो, लेकिन इस क्लास को मत छोड़ो। रोज सुबह 7 बजे इस क्लास को तो ऐसा धर्म बना लो, ये कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं तुम्हें जिनके द्वारा बाकियों से आगे निकल सकते हैं। बाकी तो आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा होशियार हैं, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, लेकिन पढ़ाई कैसे होती है वो एक चीज समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। सबके सब साथी जो भी अभी नहीं जुड़े, अंतिम प्रयास से जुड़ जाइए, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर मत कहना किसने बताया नहीं था, व्यक्ति ने। थ्योरी चल रही है बहुत प्यारी, बढ़िया नोट्स, बढ़िया क्वेश्चन, इसमें हजारों बच्चे देख रहे हैं जो सुबह से पढ़कर के सोच रहे होंगे कि चलो सोने से पहले एक कंप्लीट सेट लगा जाते हैं। बाकी फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सुबह 7 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। अभी 10 बजे कांस्टेबल वाली क्लास है। थैंक यू, धन्यवाद।